Hello everyone, welcome back again to FIM Adventures Atomic Structure series. This is basically the last video on atomic structure. लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने लास्ट वीडियो का मतलब ये आखिरी पार्ट है आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़, फिर हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट हम शुरू करेंगे कुछ और। ठीक है, देखते हैं, मैं डिसाइड कर रही हूँ अभी पीरियोडिक बताऊँ या मोल कॉन्सेप्ट क्या कराना है, फिर उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं बेसिकली क्या बताने वाली हूँ पहले ये समझ लो। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया और क्वांटम नंबर्स बताए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स तक का लिखा, यानी 1 से लेके 13 तक का लिखा। उसमें मुझे आपको कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, क्या होते हैं डाईमैग्नेटिक एलिमेंट्स, क्या होते हैं, और पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं वो बताना था, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो बताना था। ठीक है, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने थे। ठीक है, ये 2 चीज़ें मुझे करानी थी जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तीसरी चीज़, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई मैं आप लोगों को कुछ एनिमेशंस दिखाऊंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसी होती है और कैसे उनसे एटम के अंदर मतलब एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, या कैसे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, कैसे प्रेजेंट रहते होंगे, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, वो मैं आज आपको दिखाऊँगी। ठीक है, वो एनिमेशंस दिखाऊँगी। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होता है वो होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है ना, पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैं यहाँ पर इधर इस प्लेटफॉर्म पर या इस सीरीज़ के अंदर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जेईई मेन के अंदर जो आती है वो सिर्फ इक्वेशन पूछी जाती है। ठीक है, इक्वेशन मैं बता दूंगी, उसके बहुत डेप्थ में या उसके डेरिवेशन तक मैं यहाँ पर नहीं जाने वाली हूँ, या उससे रिलेटेड किसी भी डेरिवेशन या ग्राफ में मैं यहाँ पर नहीं जाने वाली हूँ। ठीक है, बिकॉज इट इज़ फॉर एडवांस, इट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर एडवांस। तो वो सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ लाइव क्लास में डील कर लूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर इसको सिर्फ आपको एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बता करके ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, और फिर आप लोगों में से जो मेरे नए बच्चे हैं जो मेरे से लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, वो मेरे आखिरी में दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वहाँ पर आप जाइए और कॉन्टैक्ट नंबर्स में वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। मैं बिल्कुल आपको हमारे लाइव क्लासेस में मेरे ऐप में जोड़ूंगी और फिर मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फटाफट से। पहले मैं आपको एनिमेशंस दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा एक ग्रीन एक्सिस दिख रही होगी जो कि वर्टिकल होगी, एक हॉरिजॉन्टल रेड एक्सिस दिख रही होगी, और बीच में देखो ज़रा, ये देखो ये ब्लू एक्सिस दिख रही है। ये ब्लू एक्सिस एक्चुअली हमारी जेड एक्सिस है। ये देखो मैं इसको पूरा रोटेट कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैं उसको रोटेट कर सकती हूँ। ये जो है मेरा ये एस ऑर्बिटल है, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज़ एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये नॉन डायरेक्शनल होता है शेप के अंदर, क्योंकि ये देखो ये एक्स वाई और जेड तीनों ही एक्सिस में ये सेम रेडियस हमें दे रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एस ऑर्बिटल, इसे हम कहते हैं एस ऑर्बिटल। अब मैं चलती हूँ आगे, है ना। मैं नहीं दिख रही होगी आपको वीडियो में क्योंकि मैं ऑपरेट कर रही हूँ, ऑब्वियसली कैमरा मैन नहीं है मेरे पास। ठीक है, आज फ़िलहाल तो मुझे ही सारी चीज़ें ऑपरेट करनी है। तो वैसे भी आपको ऑर्बिटल को देखना था, मुझे तो देखते ही हो। ठीक है, तो अभी ऑर्बिटल को देखो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसे 2 बलून लगे हुए दिख रहे होंगे आपको एक एक्सिस के अलोंग। तो ये एक्स एक्सिस रेड वाली अगर मैं बोल दूँ तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये इस तरीके से 3 ऑर्बिट्स, एक डंबल है, इसे हम एक डंबल कहते हैं। ठीक है, और वो जो 2 बलून्स दिख रहे हैं उस एक बलून को हम लोब कहते हैं, LOBE लोब। ठीक है, तो इस तरीके से वो 2 लोब मिलकर के एक ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, 2 लोब मिलकर के एक ऑर्बिटल बनाते हैं। उसके बाद मैं अगर यहाँ से आगे चलूँ तो ये देखो ये दिख रहा है तुमको डी ऑर्बिटल। यहाँ पे यहाँ देखो आपको अब यहाँ पे 4 बलून यानी कि आपको यहाँ पे 2 लोब्स दिख रहे हैं। तो 2 लोब्स दिख रहे हैं, तो दोज 2 लोब्स बेसिकली मेक अ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, डबल डंबल शेप का होता है। ठीक है, सिमिलरली अब आगे चलोगे तो और कॉम्प्लेक्स आ गया। देखो
कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितने सारे लोब्स हैं इसके अंदर। एफ ऑर्बिटल है ये, ठीक है। एफ के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो ये एफ ऑर्बिटल का कोई टाइप है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है शेप में। इसीलिए मैंने उस दिन जब आपको ऑर्बिटल्स ड्रॉ करवाए थे तो मैंने आपको एफ ऑर्बिटल की डायग्राम बताई नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, फ्लावर की तरह दिख रहा है हमें, ठीक है। सो दिस इज़ एफ ऑर्बिटल इन शेप। उसके बाद फिर आगे चलूँगी तो लिखते हैं कि भाई मेरे पास 3 तरह के पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अब और आगे चलूँगी तो यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ देखो ये दिख रहा है, एक एक ऑर्बिटल हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है पी जेड दिख रहा है, ये पी एक्स दिख रहा है, ये खड़ा वाला जो है वो पी वाई दिख रहा है ना। इस तरीके से 3 डायमेंशन में अगर मैं देखूँ तो मुझे तीनों ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं। पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी जेड भी है। ये मैं एक्चुअली अपने उंगली से उसको रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। सो इसीलिए वो ऐसे दिख पा रहा है आपको। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँ तो ये देखो, ये आपकी तरफ आता हुआ पी जेड, हॉरिजॉन्टल पी एक्स, वर्टिकल इज़ पी वाई, ठीक है। फिर चलती हूँ आगे तो डी के 5 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, सबको पता है, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। सो दिस इज़ डी एक्स वाई। डी एक्स वाई में अगर मैं देखूँ तो डी एक्स वाई प्लेन में है ये, ठीक है। कैसे प्लेन में? देखो ज़रा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में है। सो दिस इज़ डी एक्स वाई, ठीक है। फिर अगर आगे चलूँ तो दिस इज़ डी वाई जेड। देखो ज़रा, वाई जेड प्लेन में दिख रहा है, देखो वाई जेड प्लेन में दिख रहा है, वाई जेड प्लेन में दिख रहा है, तो इसीलिए दिस इज़ डी वाई जेड, है ना। उसके बाद अगर बात करूँ डी एक्स जेड, डी एक्स जेड देखो ज़रा, और जूम कर देते हैं इसको थोड़ा, तो ये कहाँ दिख रहा है? ये देखो, ये एक्स जेड प्लेन में दिख रहा है, ठीक है। सो एक्स जेड प्लेन में दिख रहा है, इसीलिए दिस इज़ डी एक्स जेड। फिर और आगे चले, ये एक्सिस के अलोंग दिख रहा है। मैंने बोला था डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो यहाँ पर लोब्स मुझे कहाँ दिख रहे हैं? एक्सिस के अलोंग दिख रहे हैं। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर डी जेड स्क्वायर। देखो ये सांबर वड़े वाला याद होगा अगर आपको, एक वो बलून, एक लोब लगा हुआ होता है और एक रिंग होती है एक्स वाई प्लेन के अलोंग, वो बीच में सांबर वड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ डी जेड स्क्वायर। उसके बाद अगर बात करूँ, इसके बाद इसको हम ज़रा एटम्स के अंदर देखते हैं। देखो हीलियम देखते हैं, दिस इज़ हीलियम। हीलियम कैसा दिखता है? तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। 1s2 का मतलब पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला s है और ये दिख रहे हैं, ये देखो देखो दिखे, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे दिखते हैं। हाइड्रोजन होता तो 2 की जगह 1 ही इलेक्ट्रॉन रहते, ठीक है। स्फेरिकल ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर। उसके बाद अगर जाऊँ तो बेरिलियम दिया हुआ है, दिस इज़ बेरिलियम, दिस इज़ बेसिकली बेरिलियम। बेरिलियम में 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक 1s होता है, एक 2s होता है। देखो मुझे यहाँ पर 2 बॉल्स दिख रही हैं, एक बॉल बड़ी दिख रही है, उसके अंदर एक बॉल छोटी दिख रही है। तो अंदर वाली छोटी बॉल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, मुझे बाहर वाली बॉल के 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। देखो घूमते हुए, एक सीधा एरो और एक उल्टा एरो नज़र आ रहा होगा शायद। उसके बाद चलते हैं आगे, दिस इज़ कार्बन। कार्बन इज 1s2, 2s2, 2p2। अब 1s और 2s, 2s के इलेक्ट्रॉन तो है ही। अब देखो p के 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तुम्हें, ये दिख रहा है हाफ हाफ 2 एरो, सिंगल सिंगल वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हंट्स रूल को फॉलो करते हुए, है ना। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा शायद से। सिमिलरली कार्बन के बाद अगर चलूँ ऑक्सीजन, तो p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक पेयर्ड होगा और बाकी के 2 अनपेयर्ड। देखो ज़रा, एक में एक पी ऑर्बिटल, देखो हॉरिजॉन्टल वाला पी ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जबकि वर्टिकल वाले पी वाई में 1 दिख रहे हैं और पी जेड में 1 दिख रहा है। इस तरीके से दिस इज ऑक्सीजन। ऐसे ही अगर आगे चलूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, दिस इज नियॉन। 1s अंदर वाला गोला, 2s उसके बाहर वाला गोला और 2p और उसके बाहर वाला गोला। हर p के हर लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नियॉन है जिसके अंदर 2p6 है, ठीक है। अब ये तो हो गई 2 शेल्स की कहानी। अब 3 शेल भरने हैं तो लो मैग्नीशियम आ गया। अब मैग्नीशियम में 3s2, देखो एक और बड़ा गोला बाहर दिख गया जिसमें कि मेरे को क्या दिख गया, 2 इलेक्ट्रॉन और दिख गए। उसके बाद अगर चलूँ आगे, आर्गॉन है ये। इस बड़े गोले में देखो और p दिख गई आपको, अंदर वाला p तो है ही, 2p तो है ही, और बड़े बड़े बलून दिख गए हैं आगे, जिसके अंदर क्या दिख गया मुझे,
3p। देखो 3p वाले बलून के अंदर ही और छोटा बलून दिख रहा है, तो जो छोटा बलून दिख रहा है ना वो 2p है, और जो बड़ा बलून दिख रहा है वो 3p है। इस तरीके से दिस इज आर्गॉन, 3p6 भरा हुआ है इसके अंदर। फिर आगे चलूँ, कैल्शियम। देखो 3p के आगे और आ गया 4s, और 4s, शेल का शेप साइज बढ़ता जा रहा है, 4s आ गया। और आगे जाऊँ, टाइटेनियम। लो भाई, और कॉम्प्लेक्स हो गया ये। डी शेल, डी सब शेल या डी ऑर्बिटल्स भी इसके अंदर आ गए हैं, पूरे 5 डी ऑर्बिटल ले लिए इन्होंने, ठीक है। सो इस तरीके से होते हैं हमारे एटम्स के शेप, और इस तरीके से आई थिंक आप लोगों को कुछ तो विजुअलाइजेशन आया होगा कि ऑर्बिटल्स कैसी होती हैं, है ना। तो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को एटम्स जो है वो दिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे आप लोगों ने शायद कुछ तो विजुअलाइजेशन आया ही होगा आप लोगों को कि एटम्स कैसे होते हैं, उनके अंदर सबशेल्स और ऑर्बिटल्स कैसे रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो फर्स्ट शेल होता है वो सबसे अंदर होता है, फिर सेकेंड शेल होता है, और उस सेकेंड शेल के अंदर उसके सबशेल्स होते हैं, उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर एक और कवरिंग बनती है जिसमें कि थर्ड शेल होती है, फिर थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं। अच्छा, ये जो सेकेंड शेल है और जो सेकेंड शेल से थर्ड शेल हम जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ बीच में एक ऐसी भी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी पर बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जब हम फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल जाते हैं और सेकेंड से थर्ड जाते हैं, थर्ड से फोर्थ जाते हैं, तो उनके बीच बीच में कुछ ऐसी भी प्लेसेस मिलती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और उन प्लेसेस को हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नोड, ठीक है। 2 प्रकार के नोड्स होते हैं, बताऊंगी नोड्स कितने प्रकार के होते हैं, खैर वो तो अलग चीज़ हो गई, जब स्क्रॉडिंजर पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी वो। अभी हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, 2 4 5 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहले हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम बात कर लेंगे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की। तो चलते हैं आगे। कहाँ गया भाई? ओके, राइट द वैल्यू ऑफ x इन Fe(x+). ओके, Fe(x+) कोई आयन है मेरे पास जिसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे दिया हुआ है √24 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो एंड ऑल्सो कैलकुलेटेड सन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देख लो क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, एक्चुअली कैमरामैन है नहीं आज मेरे पास, तो सब कुछ मुझे करना है मैनेज, तो मैंने किया है अच्छे से, और तुम्हें दिख भी रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, तो Fe(x+) है मेरे पास, Fe(x+) है मेरे पास, यानी Fe का Z26 है। तो पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँ मैं, आर्गॉन, जो कि होता है एक्चुअली Fe(x+) का कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए Fe का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरे पास आर्गॉन 4s2 3d6, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट मुझे दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट मुझे कितना दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे दिया हुआ है उसका √24 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली होता है √n(n+2) बोर मैग्नेटॉन, विच इज़ √24 बोर मैग्नेटॉन। ये कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, तो n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n = 24, ऐसा कुछ तो भी मिलेगा। फिर आपको क्वाड्रेटिक मिलेगी, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, ठीक है। क्यों? बिकॉज़ मेरे पास इसकी एक ट्रिक है जो कि मैं बताती हूँ बच्चों को, जो कि एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड टाइप की ट्रिक है। देखो, म्यू आपको दिया हुआ है √24 यानी 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9 वाइन कुछ आ जाएगा। तो ये जो नंबर होता है, जो डेसिमल के पहले वाला होता है, ये हमेशा आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, हमेशा देगा, हमेशा, ठीक है। आप म्यू को कुछ और ले लो ना, आप म्यू को कुछ और ले लो, लाइक आप म्यू को, अच्छा, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कुछ और ले लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 5 ले लो, ठीक है। तो म्यू देखना 5 पॉइंट कुछ ही आएगा, √5, 5 + 2 7, 7 5 35, ठीक है, आ गया।
5 पॉइंट समथिंग ही तो आया, क्योंकि 36 का रूट 6 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग ही आया। तो मैं सीधा सीधा ये कह दूँगी कि यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब मैंने सॉल्व किया तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास 4 निकल आएंगे। ठीक है, निकल आएंगे, देख लेना आप लोग, सॉल्व करके भी निकाल लोगे तो निकल आएंगे। उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड 4 निकल आए तो मैंने क्या किया, मैंने Fe की कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी थी, आर्गॉन 4s2 3d6 होता है। तो 3d6 के अंदर मैंने देखा कि भाई 4s2 में 1 2 और 3d6 में मैंने देखा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी मुझे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 नहीं 4 नज़र आ रहे हैं। पर ये तो न्यूट्रल एटम है, पर मुझे तो चार्ज चाहिए, मुझे तो चार्ज करना है उसको, मुझे तो कितने तो भी एटम इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर लेने हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप एटम को रिमूव करने जाओगे तो आप सबसे पहले कहाँ से रिमूव करोगे? आप 4s से रिमूव करोगे या 3d से रिमूव करोगे? भाई देखो, एक बहुत कॉमन सेंस की बात है पर बच्चे गलत कर देते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो सबसे अंदर वाले में सबसे पहले फिल करते हो और सबसे बाहर वाले में सबसे आखिरी में फिल करते हो, जबकि जब आप इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करते हो तो आप सबसे बाहर वाले से सबसे पहले रिमूवल करते हो और सबसे अंदर तक बाद में पहुंचते हो। तो सबसे बाहर कौन है यहाँ? तो अब आप बोलोगे मैम n+l के हिसाब से तो 3d है, पर 3d एनर्जी में ज़्यादा है भाई। अगर मैं इस लेयर वाइज कहूँ तो मैंने अभी तुम्हें दिखाया है कि 1s सबसे अंदर, फिर 2 सेकेंड शेल, उसके अंदर उसके सारे सब शेल, थर्ड शेल, उसके अंदर उसके सारे सब शेल, फिर फोर्थ शेल, यानी फोर्थ शेल सबसे बाहर है, यानी 4s सबसे बाहर है, यानी रिमूव करते हुए मुझे 4s रिमूव करना पड़ेगा। और अगर मैं इससे Fe2+ बना भी दूँ जो कि होगा 4s0 3d6, तब भी 3d6 रहेगा और तब भी मेरे 1 2 3 4 5 और 6 4 अनपेयर्ड मेंटेन रहेंगे। ठीक है, तभी भी मेरा मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो √24 ही आएगा। तो जो मेरा x है उसका वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया 2 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हो गया है कितना? 4। सो हियर इज़ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, देख लो, अच्छे से समझ लो। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो सबसे पहले सबसे बाहर वाले से ही रिमूव करोगे। ठीक है, फिर चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे। गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई किसका देना है, लिखना भूल गई मैं। ये था Mn क्रोमियम कॉपर, ठीक है ना, इन Mn क्रोमियम कॉपर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर देना था, यानी सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड किसका है और सबसे कम अनपेयर्ड किसका है। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। Mn का देख लो, Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो वही साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे, फीस मांगे, यानी 25 सॉरी। तो Mn 25 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आर्गॉन देखो ज़रा 4s2 3d5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d5 है, तो 1 2 3 4 5 और 4s2 है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? 5 आ गए। वैसे ही क्रोमियम की बात करूँ तो 24, तो इट इज़ आर्गॉन, तो इट इज़ 4s1 होता है, ये 3d5 होता है। अब की बार 4s1 में भी अनपेयर्ड है और 3d5 है, तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6। कॉपर की बात करूं, कॉपर 29 है। आर्गॉन 4s1 3d10, वो होता है ना, ये एक्सेप्शनल होता है। 4s1 के अंदर 1 है और 3d10 के अंदर तो सब पेयर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया? सबसे ज़्यादा हो गया क्रोमियम का, उसके बाद हो गया Mn का, उसके बाद हो गया कॉपर का। दिस इज द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अब बात करते हैं फटाफट अगले और क्वेश्चन की। कोई और क्वेश्चन है क्या? विच इज़ मोर पैरामैग्नेटिक? ओहो भाई साहब, मैं पैरामैग्नेटिज्म पूछ लिया। अब पैरामैग्नेटिज्म पूछ लिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे सबसे पहले आपको मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना पड़ेगा एटम्स का। मैग्नेटिक बिहेवियर जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तब आपको अगला क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, देखो हेडिंग डालते हैं फटाफट से।
मैग्नेटिक बिहेवियर। आई होप आप लोगों को ये दिख पा रहा होगा शायद से। हाँ, दिख तो रहा है। ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है भाई। चलो, मैग्नेटिक बिहेवियर है ना। अब ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ, है ना। ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर यानी क्या चीज़ होती है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करते हैं, बट और स्पिन मोशन करते हुए वो क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि अपोजिट स्पिन मोशन कर रहे हैं उनको आसपास रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं कि एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, पर जो इलेक्ट्रॉन जिसमें अकेला है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अकेला है वो क्या करेगा? वो एक ही टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर नॉर्थ टू साउथ कर रहा है तो नॉर्थ टू साउथ ही करेगा, और अगर ऐसे बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जमा हो गए तो वो सबके सब मिलकर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे, और वो अच्छी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ना कोई इंटरैक्शन जमाने लगेगी। तो बस ऐसे ही सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बेसिकली मैग्नेटिक बिहेवियर में मेरे पास 3 तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। पहले होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। क्या है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? तो देखो ज़रा बताया जाए आपको। those elements या those substances which align themselves, जो कि अपने आप को अलाइन कर लेते हैं parallel to external magnetic field, external magnetic field से अपने आप को parallel अलाइन कर लेते हैं, and allow मैग्नेटिक लाइंस, और मैग्नेटिक लाइंस को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम, कि वो उनमें से पास हो जाए। आर पैरामैग्नेटिक, ऐसे सब्सटेंसेस को पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। बेसिकली दे पोजेस सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, they possess at least one unpaired electron, at least एक unpaired electron उनके अंदर होती है। अब जैसे मान लो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है ना। तो यहाँ से जा रही है मैग्नेटिक लाइंस, यहाँ इनके बीच में होगी मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैं यहाँ पर रखूँगी। ये रख दिया मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रॉपरली उसी डायरेक्शन में अलाइन होंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस चलेगी, ठीक है। या मैं कोई डायरेक्शन ना भी बोलूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये सब्सटेंस अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस को पास होने देगा, ठीक है। ये सब्सटेंसेस अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइंस को पास होने देगा। ऐसा सब्सटेंस होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है मैग्नेटिक लाइंस को, या मैं ऐसा कहूँ मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है कुल मिला के, ठीक है। तो वो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अच्छा, अगर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक भी कहते हैं, या फिर उनके लिए मोर अप्रोप्रिएट शब्द होता है फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैं दूसरा बता देती हूँ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या चीज़ होती है। तो भाई एक्सट्रीम केस, एक्चुअली पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज फेरोमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सट्रीम केस फेरोमैग्नेटिज्म है, ठीक है ना। जो सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करते हैं उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस पोजेसिंग
more unpaired electrons are ferromagnetic, वो होते हैं ferromagnetic। ठीक है, इसके बाद एक और ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेट से इनको कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि इनके पास अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो इंटरेक्शन भी नहीं होता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। ऐसे सब्सटेंसेस को हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो पेज एक और ऐड करते हैं हम, और यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फटाफट से, नंबर 3, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखें ये कलर दिखाई देता है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो व्हाट आर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? तो भाई substances possessing no unpaired electrons, इनके अंदर किसी तरह के unpaired electrons नहीं होते। और डाईमैग्नेटिक वो होते हैं डाईमैग्नेटिक, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर ले लो, नहीं जिंक ले लो, जिंक ले लो, ठीक है। जिंक के अंदर जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? नियॉन ले लो, कोई भी ले लो, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 30, आर्गॉन 4s2 3d10। तो अगर आप देखोगे 4s भी भरा हुआ है, 3d10 भी भरा हुआ है। कैल्शियम ले लो, बहुत मिल जाएंगे ऐसे, सब पूरे पूरे भरे हुए हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दे आर डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलती उन्हें कहते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फिर इस तरीके से हम तीन कैटेगरीज में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से एलिमेंट्स को बांट सकते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो फेरोमैग्नेटिक, 2 एक हैं तो वो पैरामैग्नेटिक, बहुत सारे मतलब एक भी नहीं है तो डाईमैग्नेटिक ही, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, विच इज़ मोर पैरामैग्नेटिक। देखो इनमें से कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, क्रोमियम या निकल? तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, क्रोमियम भी सादा क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम 3+ है। तो देखो देखते हैं, क्रोमियम 24 होता है, आर्गॉन 4s1 3d5 3+ है, तो एक यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, तो क्रोमियम 3+ हो जाएगा, आर्गॉन 3d3 कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3, ठीक है। तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। निकल की बात करूँ तो निकल होता है 28, तो ये हो जाएगा आर्गॉन 4s2 3d8, तो 4s2 तो पेयर्ड है, 3d8 के अंदर दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पर Ni2+ है, तो आर्गॉन निकल ये जाएगा, ठीक है 4s, तो ये हो जाएगा आर्गॉन 3d8 which will consist the same 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो विच इज़ मोर पैरामैग्नेटिक। तो क्रोमियम 3+ मुझे दिख रहा है ज़्यादा पैरामैग्नेटिक एज कंपेयर टू निकल। ऑर्डर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, इस तरीके से भाई जिसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कम पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो हियर वी गो, देखते हैं और कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? ओहो, दिया हुआ है एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन Fe2+ फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। तो नाउ आई वांट कि ये क्वेश्चन आप लोग करो, ठीक है, फटाफट से करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और लिखने के बाद प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम 3 आना चाहिए। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो बताओ। चलो एक काम करते हैं, फटाफट से ए वाला मैं करके दिखाती हूँ, तब तक तुम बी वाला करो, ठीक है। देखो लिखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन।
Fe 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। Fe 26 होता है, आर्गॉन 4s2 3d6 होता है, s चला गया तो बचेगा 3d6। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो आर्गॉन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 चला गया, बचा 3d6। ठीक है, अब n+l3 कब आएगा ये मुझे देखना है। तो n+l3 कब आएगा, देखो n अगर 1 होगा और l 0 होगा सॉरी, n अगर 3 होगा और l 0 होगा तभी भी 3 आएगा, और n 0 और ये यानी ये कौन सा सब शेल है, 3s है, देखो ना 3 0 s, वो याद है l का होता है 0 1 2 3 s p d f, तो वही खेल रही हूँ मैं यहाँ पे। l 0 आ गया तो वो s सब शेल है, यानी 3s सब शेल। उसके बाद अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये हो जाएगा तभी भी 3, ये 2 और ये 1 यानी 0 1 यानी इट विल बी 2p। ठीक है ना, उसके बाद ये l नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, और ये 2 से छोटा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते 1 और 2, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि l कभी n से बड़ा नहीं होता। तो 3s में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 3s में मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर मेरे पास कितने हैं, 2p के अंदर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि n+l = 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आप बताओ फटाफट से कि n+m = 1 को सेटिस्फाई करने वाले, n+m = 1 को सेटिस्फाई करने वाले कितने, जबकि m की वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकती है। फटाफट से बताओ, मैं देखती हूँ ड्यूरेशन कितना हो रहा है। ओके, देखिए देखते हैं। l n अगर 1 चाहिए ना मेरे को, तो n अगर 3 है और m-2 है तभी भी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, n अगर 3 है और m-2 है तभी भी 1 हो जाएगा। n अगर 2 है और m-1 है तभी भी 1 हो जाएगा। ठीक है, n अगर 1 है और ये 0 है तभी भी ये 1 हो जाएगा। और कौन सी कंडीशन है भाई, 3-2 एक कंडीशन है, n 4 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है ही नहीं यहाँ पे। और कौन सा ले सकते हैं भाई, 3-2 हो गया, 2-1 भी 1 होता है, और 2-1 भी ले लिया है मैंने, 1 और 0 भी ले लिया है मैंने। और कौन सी कंडीशन हो सकती है, n 4 तो ले नहीं सकते, हो गया, यस हो गया, शायद इतना ही था। ठीक है, देखते हैं अब देखेंगे क्या है खेल। n3 और m-2 मतलब L2 रहा होगा, यानी कि ये एक्चुअली d के 5 ऑर्बिटल में से कोई एक ऑर्बिटल है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज़ dxy, यानी मैं इसको नाम नहीं देती, मैं इसको -1 -2 0 +1 +2 बोल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, d के ही किसी एक में से एक ऑर्बिटल है ना, क्योंकि p तो 3 होते हैं और p के 3 होते हैं, तो -1 0 और +1, यहाँ तो 2 आता ही नहीं, तो 2 तो सिर्फ d के ही केस में आएगा। तो d के केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ 3d। तो 3d इसमें आप 2 वाला ले सकते हो या 1 वाला ले सकते हो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि यही -2 या यही -1, कोई भी -2 कोई भी -1। तो d के अंदर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन की या तो 1 इलेक्ट्रॉन की, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अब ये 2 है और ये -1 है, तो -1 यानी कहाँ कहाँ हो सकता है भाई, और 2 भी है साथ में, तो 2d तो हो नहीं सकता, तो 2p ही होगा। तो 2p ये रखा है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 0 +1 -1 कोई भी ले लो आप, ये 2px ले लो, तो इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, कोई भी ले लो। अच्छा, अब ये 1 है तो 1p तो हो नहीं सकता, 1s ही हो सकता है, ये रखा है 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज़ 1s विद 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं सम करूँ, ठीक है, अगर मैं इसका 2 लूँ, इसके 2 आंसर पॉसिबल हैं। अगर मैं इसके अंदर 2 ले लूँ तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या फिर 1 और 2 और 4 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, या तो 6 या तो 5। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई में आए हुए हैं। अच्छे से देखो और समझो क्या किया है मैंने।
ऑर्बिटल्स, m जो है वो ऑर्बिटल की वैल्यू देता है, l जो है वो सबशेल की वैल्यू देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये समझने के लिए, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अच्छा, आगे यहाँ मुझे कुछ दिया नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बता देती हूँ, हेडिंग डाल दो फटाफट से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बेसिकली बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, जब हमने हेजनबर्ग पढ़ा लास्ट में, तो हेजनबर्ग ने क्या किया, हेजनबर्ग ने और डी ब्रोगली ने ये बताए थे कि भाई, डी ब्रोगली ने क्या बताए थे कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमता, वो ऐसे वेव बनाकर घूमता है। वेव बनाकर घूमता है इससे क्या मतलब है मेरा, वेव बना करके घूमता है इसका मतलब ये है कि वो किसी एक वेल डिफाइंड पाथ पे नहीं घूमता, वेल डिफाइंड पाथ के बाहर भी घूमता है कुछ कुछ, उसके कुछ कुछ अंदर भी घूमता है, ठीक है। फिर हेजनबर्ग ने ये बताया कि देखो, आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता कर सकते। तब श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर को इन दोनों की बात एकदम पट गई और श्रोडिंगर ने क्या लगाया कि भाई अच्छा, ये हमारा शेल है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि वेव मोशन कर रहा है। तो श्रोडिंगर ने क्या किया कि जो स्ट्रिंग वेव होती है, स्ट्रिंग वेव पता होगी आप लोगों को, एक थ्रेड लगाओ, थ्रेड को ऐसे ऐसे वो करो, एक जगह पे एक थ्रेड बांधो, उसको यूँ खींचो, ठीक है, और थ्रेड को आप यूँ पुल करोगे नीचे तो आपको वो ऐसा 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 ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। तो ये जो वेव है, इसकी एक वेव की इक्वेशन होती है। उन्होंने इस वेव की इक्वेशन को इस इलेक्ट्रॉन पर लगा दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वेव बना रहा था, और तो और 3 डायमेंशन में लगा दिया क्योंकि 3 डायमेंशन में बना रहा था। तो जब उन्होंने इस वेव की इक्वेशन को इस 3 डायमेंशन वाले इलेक्ट्रॉन पर लगाया तो उन्हें एक इक्वेशन मिली, और वो इक्वेशन, ठीक है ना, किसके ऊपर थी, वो इक्वेशन किसके लिए थी, तो वो इस वेव के एम्पलीट्यूड के लिए थी, और इस एम्पलीट्यूड को बोला साई, PSI साई, ठीक है, ऐसे उसको त्रिशूल बना के रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कहा जाता है वेव फंक्शन। क्या कहा जाता है, वेव फंक्शन। किसका, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, ठीक है ना, साई। तो इस साई को फाइंड आउट करने की कोशिश उन्होंने की, और इस साई को उन्होंने इस इक्वेशन से फाइंड आउट करने की कोशिश की। कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो वो इक्वेशन ऐसी थी, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी, जस्ट अ मिनट, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, e माइनस वी साई इक्वल टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये कुछ नहीं है, ये इस वेव फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट किया है उन्होंने, 2 बार डिफरेंशिएट किया है एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स वाई और जेड ये हमारे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये ई क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इन इक्वेशन में बताऊँ आपको क्या है, तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड क्या है, तो ये जेड, एक्स वाई और जेड नथिंग बट दे आर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। साई यहाँ पर क्या है, तो दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन, इसे वेव फंक्शन कहा जाता है। वेव फंक्शन यानी बेसिकली एम्पलीट्यूड है, वो किसका एम्पलीट्यूड है, जो इलेक्ट्रॉन ने वेव बनाई है ना उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, साई पॉजिटिव भी वैल्यू मिलती है, साई की नेगेटिव वैल्यू भी मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर m इलेक्ट्रॉन का मास है, h कांस्टेंट है प्लैंक्स वाला, E क्या है यहाँ पर, तो E है बेटा टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, और V क्या है यहाँ पर, तो वो है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से इन्होंने एक इक्वेशन निकाली जिसमें इन्होंने साई को डबल डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पर साई बेसिकली जो है, जब इस इक्वेशन को इन्होंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद साई की 3 वैल्यूज़ निकली, ठीक है ना, n, l और m, और ये थे हमारे वही 3 अनमोल रतन, हमारे 3 क्वांटम नंबर, समझ रहे हो। इस इक्वेशन को जब इन्होंने सॉल्व किया तो साई की 3 वैल्यूज़ निकली,
N, L और M, और वही थे हमारे 3 क्वांटम नंबर्स जो कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस दे रहे थे। तो वही तो पता करने के लिए श्रोडिंगर ने इक्वेशन बनाई थी, और वो उन्हें मिली इन 3 क्वांटम नंबर्स की मदद से। फिर मैम वो चौथा, तो मैंने वो बताया था तुम्हें कि वो अज्यूम्ड है +1/2 और -1/2, ठीक है। +1/2 और -1/2 अज्यूम्ड है, वो हमने ऐसे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखाने के लिए ले लिया था। तो हियर साई जो है 3 उसकी वैल्यूज़ होती हैं N, L और M। एक और चीज़ है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस रखती है, और वो होता है साई का स्क्वायर। साई स्क्वायर क्या देता है मुझे? तो साई स्क्वायर देता है मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का क्या मतलब है भाई? तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी। तो साई स्क्वायर क्या देता है मुझे? साई स्क्वायर देता है मुझे प्रोबेबिलिटी। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी। जहाँ पर साई स्क्वायर मैक्सिमम होता है उस जगह को हम ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्बिटल। भाई ऑर्बिटल क्या है? याद करो, बताया था। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर साई स्क्वायर मैक्सिमम होता है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, वो ऑर्बिटल कहलाता है। और जहाँ पर साई स्क्वायर टेंड्स टू 0 होता है, यानी कि मिनिमम होता है, वो कहलाती है, वो स्पेस कहलाती है नोड। क्या कहलाती है भाई? नोड। नो इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। 2 तरह के नोड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है रेडियल नोड, जो कि अलोंग द रेडियस मिलता है, रेडियल नोड, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं सॉरी जिसे हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला n-l-1, ठीक है। रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला है n-l-1। जबकि एक और तरह का नोड होता है जो कि अलोंग दी प्लेन मिलता है, विच इज कॉल्ड प्लेनर नोड, जो कि s सबशेल या s ऑर्बिटल में नहीं मिलता, क्योंकि s ऑर्बिटल तो पूरा ऐसा स्पेरिकल है, तो कोई प्लेन ही नहीं होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ना मिले। किसमें? s ऑर्बिटल में, ठीक है। p, d, f सब में मिलेगा ये। तो वो होता है प्लेनर नोड, या इसको हम नोडल प्लेन भी कहते हैं, नोडल प्लेन या नोडल सरफेस भी कहते हैं। दैट इज इक्वल टू L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा सब शेल का, वही उतने ही उसके नोडल प्लेन्स होंगे। वैसे ही रेडियल नोड n-l-1 से दिया जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको टोटल नोड पूछता है, ठीक है, तो टोटल नोड दोनों का सम होगा। तो टोटल नोड अगर निकालो तो n-l-1 प्लस l कैंसिल, n-1 इतने आ जाएंगे आपके टोटल नोड्स, ठीक है। सो हियर वी गो। और भी बहुत कुछ है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ग्राफ्स भी होती हैं, बट अगेन मैं वो यहाँ नहीं बता रही, ठीक है। आप बिल्कुल पढ़ाऊँगी, मेरे लाइव क्लास में पढ़ाऊँगी, जब मैं उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी तब पूरे ग्राफ्स पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ाऊँगी। अगर आप लोग वो सब पढ़ना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए मुझे। मेरा नंबर और सर का नंबर और FIM का नंबर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और इस वीडियो के एंड पे भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल कांटेक्ट करिए, वहाँ पर बताऊँगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको नोट्स बता दिए क्या होता है, आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी है, क्वेश्चंस करा दिए हैं ऑन क्वांटम नंबर्स पढ़ा दिया, हेजनबर्ग पढ़ा दिया, डी ब्रॉगली पढ़ा दिया, बोर मॉडल, डी ब्रॉगली के बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा दिए, बोर मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सारी चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो आती है वो मैंने यहाँ पर पढ़ा दी है। तो नाउ आई एम एंडिंग माई एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज़ हियर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक और मूल कॉन्सेप्ट। सजेशन दो क्या पढ़ना चाहते हो, अकॉर्डिंगली फिर उसके वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हियर आई गो, अब मैं जाती हूँ और गुड नाइट एवरीवन। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले एपिसोड मतलब अगली सीरीज़ में, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।